हेलो गाइस, वेलकम टू फोकस विद अस और मैं हूं पंकज। और आज हमारी 7 मई की करंट अफेयर की सीरीज़ में हम देखने वाले हैं पहले इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स, यानी 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे जिससे आपके मेन एग्ज़ाम या आपके प्रीलिम्स एग्ज़ाम में जो भी डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन डिफरेंट एंगल से पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएंगे इन 3 पॉइंट से। फिर उसके बाद आपके आएंगे वन लाइनर क्वेश्चन। जो वन लाइनर क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, चाहे वनडे एग्ज़ाम हो फिर चाहे आपके प्रीलिम्स में ही वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, सीधे उसके आंसर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपके पूछे जाएंगे और मोस्टली जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो हम धीरे धीरे कवर कराएंगे विद द हेल्प ऑफ करंट अफेयर एंड अदर टॉपिक्स जो आपकी हमारी अदर सीरीज चल रही हैं उनमें आप जाके देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे पूरा अनुरोध करूँगा मैं कि आप वीडियो जो है पूरा देखिए। ठीक है, स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिए और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं अपना टॉपिक। तो सबसे पहले हम कोई भी अगर टॉपिक पढ़ेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चंस देखेंगे। अगर कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको पता है तब आप हमें कमेंट कीजिए, और नहीं पता है तो आप हमारे साथ बने रहिए। हम उसके क्वेश्चंस के आंसर साथ ही साथ और टॉपिक्स भी आपको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हम बात करने वाले हैं भारत भूटान का पर्यावरणीय समझौता। तो उसके रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, वो देख लीजिए। हाल ही में भारत सरकार द्वारा एवं किस देखिए भारत सरकार द्वारा भारत एवं किस देश के मध्य पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन किया गया है या किया जाएगा, जिसमें हस्ताक्षर होने वाले हैं। ये यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि भारत और किस देश के बीच होने वाला है। तो आपके ऑप्शंस रहेंगे ए अमेरिका, बी रूस, सी चाइना और डी भूटान। आपके जो भी आंसर हैं उसको कमेंट में कीजिए, नहीं तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम इसके आंसर्स आपको अभी कराएंगे। फिर है पर्यावरण, सेकंड क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता हस्ताक्षर करने की तारीख सी कितने वर्षों तक के लिए लागू होगा। मतलब इसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि अगर ये आज साइन होता है तो ये आज से कितने वर्षों के लिए लागू रहेगा। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है आपके ए 5 ईयर्स और बी 1 ईयर्स, आपके सी 10 ईयर्स और डी 2 ईयर्स। ये जो भी आपके आंसर्स हैं वो आप हमें कमेंट में दीजिए। चलिए चलते हैं इसके मेन पॉइंट से, वहीं से आपके इसके आंसर्स भी कंफर्म होंगे और बाद में हम इसके आंसर कराएंगे। क्या है, देखिए भारत भूटान पर्यावरण समझौता। तो हाल ही में क्या है, भारत सरकार द्वारा भूटान और भारत के मध्य पर्यावरणीय संरक्षण प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी गई है। तो किस किस देश के बीच होने वाला है, भारत और भूटान के बीच में। तो ये इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है वो समझ लीजिए। पहले क्या है, ये समझौता जो है हस्ताक्षर करने की 10 वर्षों तक के लागू किया जाएगा। जैसे अगर इसको आज साइन किया जाता है तो ये अगले नेक्स्ट 10 ईयर्स, जैसे 2020 में किया जा रहा है, तो ये समझौता 2030 तक लागू रहेगा। ठीक है, और इसमें क्या क्या पॉइंट्स आएंगे, किन किन चीज़ों को कवर किया जा रहा है, किन किन चीज़ों का रखा जाएगा, जैसे वायु अपशिष्ट रासायनिक प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और अन्य पर्यावरणीय जैसे क्षेत्र होता है, इनके इन्फॉर्मेशन एक देश दूसरे देश को शेयर करेगा। जैसे कहीं पे कोई चक्रवात आता है, तूफान आता है, कोई अल नीनो आता है या फिर कोई अन्य आपदा आती है, तो उससे रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन होगी पहले प्रोवाइड करानी इस समझौते का मेन मुद्दा होगा। ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फिर देखते हैं, अगर इसी समझौते की बैक साइड देखी जाए, मतलब इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री में जाएं, तो ये समझौता अभी का समझौता नहीं है, ये 2000 ऐसे समझ लीजिए, ये समझौता 2006 का है। बिकॉज क्यों, क्योंकि ये समझौता हर 10 साल के लिए वैलिड होता है। तो 10 मार्च 2006 को ये समझौता किया गया था, जिसके अकॉर्डिंग इसकी अवधि 10 मार्च 2016 को ख़त्म हो गई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये समझौता पहले का है 2006 का, और इसकी अवधि 2016 को समाप्त हो गई थी। इसके बाद फिर ये समझौता किया जा रहा है, और इसको कौन कौन से मंत्रालय हैंडल कर रहे हैं या कौन कौन से मंत्रालय इसके अंतर्गत आएंगे वो आप याद रखिए। ये भी पूछा जा सकता है कि इस जो समझौता है, समझौता ज्ञापन है, इसके अंदर कौन कौन से मंत्रालय वर्क करेंगे इंडिया के और भूटान के। तो इंडिया के जो वर्क करने वाले हैं वो है पहला आपका मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये वाला। ठीक है, इसे हम शॉर्ट में बोल सकते हैं MOEEC। और दूसरा है केंद्रीय प्रदूषण मंत्री बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, CPCB। ठीक है, तो 2 इंडिया के ये मंत्रालय हैं जो इसके अंडर आएंगे, इसके अंडर काम करेंगे। और भूटान का राष्ट्रीय पर्यावरण आयोग, जिसे बोलते हैं NEC, नेशनल इन्वायरमेंट कमीशन।
ठीक है, ये भूटान का एक पर्यावरण आयोग है। इसमें ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। पहला तो कौन से मंत्रालय हैं, और इसकी हिस्ट्री में जाते हैं तो ये आपको 10 मार्च 2016 इसकी डेट निकल के आती है। पूछा भी जाता है वनडे एग्जाम में या वन लाइन क्वेश्चंस में भी ऐसे क्वेश्चन आपकी बनते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा कोहला जल विद्युत परियोजना। तो कोहला जल विद्युत परियोजना से पहले कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो कोहला जल विद्युत परियोजना को स्थापित करने की योजना कौन सा देश बना रहा है, यानी कौन सा देश इसको स्थापित करेगा, ये पूछा जा रहा है आपसे। देखिए अमेरिका, पाकिस्तान, चीन, भूटान, ये आपके ऑप्शंस रहेंगे। अब इसको कौन सा देश स्थापित करेगा, ये मेन पॉइंट है। ठीक है, इसके ऑप्शंस अगर समझ में आते हैं आंसर कीजिए, नहीं आता है तो आप हमारे साथ बने रहिए। अब नेक्स्ट है कोहला जल विद्युत परियोजना, चीन द्वारा इस परियोजना को किस नदी पर निर्मित किया जाएगा। ठीक है, इस किस नदी पर इसको निर्मित किया जा रहा है, सतलज, सिंधु, झेलम, ब्यास, ये सारे आपके ऑप्शंस हैं। क्योंकि चाइना और पाकिस्तान के बीच में ये किया जा रहा है, ये मैंने हिंट दे दी आपको। अब आप मुझे आंसर पहला वाला दें और दूसरा वाला भी दें। ठीक है, अब देखते हैं इसके पॉइंट्स को हम। तो पॉइंट्स क्या है, कोहला जल विद्युत परियोजना। तो कोहला जल विद्युत योजना, इसके मध्य जो पाकिस्तान है वो चीन के साथ मिलकर, लेकिन बनेगा पाकिस्तान के गलियारे में, याद रखना पाकिस्तान के गलियारे में बनेगा, POK में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर है उसमें बनने वाला है ये जल विद्युत परियोजना। तो अभी इसकी से हम सिंपल सा वन लाइन में अगर समझने की कोशिश की जाए तो चीन भारत की आपत्ति के बावजूद भी, मतलब चीन जो है, भारत इसमें रोक लगा रहा है क्योंकि POK भारत का ही हिस्सा है, लेकिन चीन फिर भी पाकिस्तान की मदद कर रहा है इस गलियारे में। और पाकिस्तान के जो कब्जे वाला कश्मीर है जिसे हम POK बोलते हैं, उसमें जो मेगा कितना 100 यानी 1124 मेगावाट वाली कोहला जल विद्युत परियोजना को स्थापित करने की योजना बना रहा है। तो पहले इसे बनाएगा कौन, याद रखना चीन पाकिस्तान में है, चीन इस पाकिस्तान बनाएगा और चीन इसकी हेल्प कर रहा है। समझ लिए वन लाइन एग्जाम क्वेश्चन में कि इसको बनाने वाला है पाकिस्तान और हेल्प कर रहा है चीन। ठीक है, तो अगर बनाने की पूछा जाता है तो पाकिस्तान बनाएगा, चीन नहीं बनाएगा। चीन हेल्प कर रहा है, इसमें पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, मिलियंस ऑफ। ठीक है, अब चीन द्वारा इस जल विद्युत परियोजना का जो ब्यौरा है पाकिस्तान की प्राइवेट पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड की 127वीं बैठक के दौरान पेश किया गया था। मतलब ये अभी से नहीं है, इसकी हिस्ट्री में भी कई बार इसको कहा गया है कि इस परियोजना को बनाया जाएगा, लेकिन एक बार इसको कई सारे देशों से इसने मंजूरी मांगी, पैसे मांगे पाकिस्तान ने, लेकिन इसको पैसे नहीं मिले। उस समय भी चीन ने कहा था हम आपको पैसे देंगे, आप बनाइए, लेकिन उस समय युद्ध छिड़ गया तो पाकिस्तान उस समय शांत हो गया। लेकिन फिर से अब जो चीन है फिर से पैसे देने को तैयार है और पैसे दे रहा है, और ये परियोजना बनने की कगार पे आ गई है। लगभग हो माना जा रहा है कि ये परियोजना हो सकता है बनाई जा सके। अब देखिए चीन द्वारा इस परियोजना को झेलम नदी पर निर्मित किया जाएगा। किस नदी पर निर्मित किया जाएगा, झेलम नदी पर। ठीक है, आपको याद रखना है। तो आपको ये क्वेश्चंस का आंसर भी याद रखना है, इस परियोजना को किस नदी पर बनाया जा रहा है, झेलम नदी पर। ठीक है, अब परियोजना का उद्देश्य पाकिस्तान में उपभोक्ताओं के लिए 5 बिलियन यूनिट से अधिक स्वच्छ और कम लागत वाली बिजली उपलब्ध कराना है। 5 बिलियन यूनिट से अधिक स्वच्छ और कम लागत वाली बिजली उपलब्ध कराना है। और स्वतंत्र बिजली उत्पादक के क्षेत्र में 2.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ये सबसे बड़ा निवेश है। कौन इसमें निवेश कर रहा है, चाइना कर रहा है। अमेरिकी डॉलर एक नाम है, मतलब डॉलर ये करेंसी है। तो कितना निवेश कर रहा है चीन इसमें, 2.4 बिलियन डॉलर। याद रखना है आपको, ये भी पॉइंट याद रखना है। अभी जैसे हमने पढ़ा चीन का आर्थिक गलियारा, तो चीन का आर्थिक गलियारा क्या है वो समझ लीजिए। 3000 किलोमीटर लंबे CEPC, ठीक है, 3000 किलोमीटर जो लंबा CEPC का उद्देश्य जो है चीन तथा पाकिस्तान को रेल, सड़क, पाइपलाइन और ऑप्टिकल्स केबल फाइबर नेटवर्क से जोड़ना ही CPEC का फुल फॉर्म है। CPEC मतलब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। याद रखना इसमें क्या क्या जुड़ेगा, पाकिस्तान को रेल, सड़क और पाइपलाइन से जोड़ना इसका मेन पॉइंट होगा। और यही गलियारा चीन के शिनजियांग प्रांत को पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह, आपको यहाँ पे मेन पॉइंट्स बन रहा है कि पाकिस्तान का कौन सा बंदरगाह इससे जुड़ेगा, तो ग्वादर बंदरगाह इससे जुड़ेगा। ठीक है, जो चीन को अरब सागर तक पहुंच प्रदान कर देगा। अब भाई एक बार अगर चीन पाकिस्तान में पहुंच गया तो इसका मतलब है चीन जो है अब डायरेक्ट अरब सागर में आ सकता है।
CPEC जिसे हम POK यानी CPEC जो POK से भी होकर गुजरता है, जिस पर भारत द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है। और POK में ही यह आर्थिक गलियारा जिसमें आपका जो ये कॉरिडोर है, उसी में कोहला जल विद्युत परियोजना का निर्माण होने वाला है। ठीक है, आपको ये सारे पॉइंट्स कवर करने हैं। चलिए हम क्वेश्चंस देख लेते हैं जो हमने यहाँ पे पूछे थे। क्वेश्चन, इसमें पहले आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि कोयला जल विद्युत परियोजना को स्थापित करने के लिए कौन सा देश इसको स्थापित कर रहा है। तो आपके चीन और पाकिस्तान दोनों हैं, लेकिन इसका इम्पॉर्टेंट आंसर रहेगा आपका चीन। सबसे आपका इम्पॉर्टेंट आंसर, जो मेन इम्पॉर्टेंट आंसर है वो पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की गलियारे में है ये। ठीक है, पाकिस्तान के एरिया में है, तो इसको स्थापित कौन कर सकता है, केवल पाकिस्तान कर सकता है। आंसर आपका पाकिस्तान रहेगा, चीन आंसर नहीं आएगा। आप चीन इन्वेस्ट कर रहा है, याद रखिएगा। फिर है कोहला जल विद्युत परियोजना, चीन द्वारा इस परियोजना को किस नदी पर निर्मित किया जा रहा है। तो झेलम नदी पर, याद रखना इसको, झेलम नदी पर निर्मित किया जाए। चीन द्वारा कई बार सुना होगा, चीन द्वारा बनाया जा रहा है, चीन द्वारा बनाया जा रहा है, लेकिन ये चीन इसमें इन्वेस्ट कर रहा है, मटेरियल्स दे रहा है। बनाया एक तरीके से पूरी तरह चीन के द्वारा ही जा रहा है, लेकिन इसका मेन अगर पूछा जाए कि है किसके एरिया में, तो ये पाकिस्तान के एरिया में है, और इसलिए ये पाकिस्तान निर्मित कर रहा है। ठीक है, आपको ये पॉइंट समझना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 163348 यानी 2002 NN4 क्षुद्र ग्रह। इसके बारे में हम देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे भी क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के पास से गुजर रहे हैं, तो क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉइड्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, क्षुद्र ग्रह ये भी हमारे पृथ्वी के पास से होकर गुजरने वाला है। और इसके बारे में क्या है, अभी हाल ही में राष्ट्रीय वैमानिक यानी कि नासा ने, सीधे से हिंदी में नहीं बोलेंगे, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने घोषणा की है कि एक विशाल क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के पास से गुजर सकता है। ठीक है, सुरक्षित दूरी होगी, मतलब निकलेगा, हो सकता है ये टकराए ना। और इस विशाल क्षुद्र ग्रह का जो नाम दिया गया है वो दिया गया है 16334। तो यहाँ के आपको ऑप्शंस बन रहे हैं। तो पूछा गया है 163348 क्षुद्र ग्रह की खोज कब की गई थी। जुलाई 2020, जुलाई 2002, जुलाई 2019, जुलाई 2018। ये आपके ऑप्शंस हैं। पहले हमने आपको हिंट दे दी, फिर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और फिर नहीं समझ आता है, तो फिर आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, यह प्रत्येक कितने दिनों में अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करता है। यानी ये क्षुद्र ग्रह है, जैसे अर्थ घूमती है अपने धुरी पर, यानी अपने एक्सिस पे घूमती है 24 आवर्स में, इसी तरह से ये क्षुद्र ग्रह भी अपने एक्सिस में कितनी घंटे में पूरा कर लेता है। ठीक है, कितने दिन लगाता है अपने आप के एक्सिस में घूमने में। चलिए देखते हैं इसके मेन पॉइंट्स क्या है। अभी हमने बता दिया, जैसे ये जो राष्ट्रीय नासा है, नासा ने एक विशाल क्षुद्र ग्रह पृथ्वी की ओर आ रहा है और इसका नाम रख दिया है 163348 2002 NN4। 2002 क्यों रखा गया, ये इंपॉर्टेंट है। 2002 क्योंकि इसकी जो खोज हुई थी, ठीक है, इसकी जो खोज हुई थी वो 2002 में हुई थी, इसीलिए इसका नाम रखा गया है 163348 2002 NN4, याद रखना। और इस क्षुद्र ग्रह को संभावित खतरनाक क्षुद्र ग्रह और नियर अर्थ ऑब्जेक्ट के रूप में वर्गीकृत किया गया, मतलब बताया गया है। नियर अर्थ, पहले तो खतरनाक क्षुद्र ग्रह मतलब हो सकता है ये पृथ्वी को नुकसान पहुंचाए। दूसरा है नियर अर्थ और ऑब्जेक्ट। नियर अर्थ मतलब जो पृथ्वी के पास से जितने भी ऑब्जेक्ट गुजरते हैं उनको बोला जाता है नियर अर्थ ऑब्जेक्ट। आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। यहाँ पे देखिए, नासा की जो जेट पॉपुलेशन लेबोरेटरी है उसके अनुसार जो ये क्षुद्र ग्रह है 163348 का जो व्यास है लगभग 250 से 570 मीटर के बीच है। याद रखना है, इसका व्यास कितना है, 250 से 570 मीटर के बीच में है। ठीक है, आपको याद रखना है। और यह क्षुद्र ग्रह 5.2 किलोमीटर प्रति घंटा, लगभग इसको मान सकते हैं हम 11,200 मील प्रति घंटे की गति से पृथ्वी की कक्षा के पास से गुजरेगा। समझ गए, इसकी स्पीड कितनी होगी, लगभग 5.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड्स। इसकी गति भी आपको याद रखनी है, पूछी जा सकती है आपके वन लाइनर क्वेश्चंस के तहत। 5.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, आपको याद रखना है। अब पहले इनके आंसर्स देख लेते हैं जो भी हमने क्वेश्चन पूछे हैं। 163348 क्षुद्र ग्रह की खोज कब की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा जुलाई 2002, क्योंकि यही हमारा आंसर है, क्योंकि इसी में इसका नाम छुपा हुआ है 2002 NN4। यह प्रत्येक कितने दिनों में अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 14.50।
ठीक है, 14.508 डेज में ये अपनी दूरी पर एक चक्कर पूरा करता है। चलिए इससे इंपॉर्टेंट रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। अभी हमने पढ़ा था संभावित खतरनाक क्षुद्र ग्रह और नियर अर्थ ऑब्जेक्ट, तो ये क्या होता है? तो संभावित खतरनाक क्षुद्र ग्रह ऐसे क्षुद्र ग्रह होते हैं जिनके पृथ्वी के करीब से गुजरने पर पृथ्वी को खतरा हो सकता है, यानी कि जिनसे पृथ्वी को खतरा महसूस होता है उनको बोला जाता है संभावित खतरनाक क्षुद्र ग्रह। आपको याद रखना है। अब ये कैसे पता चलेगा? तो इसमें एक यूनिट होती है जिसको हम AU कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या बताती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच के डिस्टेंस को इसे मापते हैं। अब इसमें अगर जो भी क्षुद्र ग्रह आ रहा है या भी जो भी ऑस्टेरॉइड है, जो भी सैटेलाइट है पृथ्वी के बिल्कुल पास है, उसकी एक डिस्टेंस है जिसे 0.05 AU। अगर वो डिस्टेंस 0.05 AU से कम हो तो इसका मतलब है वो हमारे लिए संभावित खतरनाक क्षुद्र ग्रह है। ठीक है, तो इसकी यूनिट याद रखनी है, कितनी है? 0.05 AU, 0.05 AU। अगर इससे पास में है तो इसका मतलब है वो हमारे लिए खतरा हो सकता है। इससे में दूसरा पॉइंट है नियर अर्थ ऑब्जेक्ट। तो नियर अर्थ ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो पृथ्वी के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं, मतलब जो पृथ्वी के बहुत पास में आ सकते हैं या जो पृथ्वी की कक्षा होती है उसके पास में आ जा सकते हैं, उसको बोलते हैं नियर अर्थ ऑब्जेक्ट। और इन्हीं की वजह से जीवन भी विलुप्त हो सकता है। मतलब नियर अर्थ ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं जिनके अगर टकराने से हो सकता है जीवन भी विलुप्त हो जाए, मतलब जीवन भी धरती से तबाह हो जाए, नष्ट हो जाए। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। फिर क्षुद्र ग्रह क्या होता है? क्षुद्र ग्रह, तो क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले छोटे चट्टानी पिंड होते हैं और जो छोटे छोटे इधर उधर चक्र परिक्रमा करते रहते हैं। क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा ग्रहों के समान ही की जाती है, लेकिन इनका आकार ग्रहों की तुलना में बहुत छोटा। ठीक है, और हमारे सौरमंडल में बहुत सारे मिलियंस, मान सकते हैं मिलियंस ऑफ क्षुद्र ग्रह हैं, लेकिन इन्हें काउंट नहीं किया सकते, कोई छोटे हैं कोई बहुत बड़े हैं। ठीक है, तो बस आपके जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने यहाँ पे आपको बता दिए हैं। अब आते हैं हम वन लाइनर क्वेश्चंस। तो वन लाइनर क्वेश्चंस में आपका पहला होगा हमारा, देखते हैं, ऑनलाइन अपशिष्ट प्रबंधन प्लेटफॉर्म। तो ऑनलाइन अपशिष्ट प्रबंधन प्लेटफॉर्म क्या है तो समझ लीजिए। पहले यहाँ से कुछ क्वेश्चंस हैं वो पहले देखिए, क्वेश्चंस के बाद हम देखेंगे इसके मेन पॉइंट्स। तो किस राज्य ने ऑनलाइन अपशिष्ट प्रबंधन प्लेटफॉर्म शुरू किया है? आपके ऑप्शंस रहेंगे आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल और राजस्थान। आपके ऑप्शंस आप या आपके कमेंट जो है आप हमें कमेंट भी करें। और दूसरा पॉइंट इसमें रहेगा इस प्लेटफॉर्म का संचालन कौन कर रहा है? तो आंध्र प्रदेश का पर्यावरण प्रबंधन निगम। याद रखना, आंध्र प्रदेश का पर्यावरण प्रबंधन निगम। तो आप आंसर भी समझ गए होंगे, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा आंध्र प्रदेश, है ना, पहला हमारा आंसर। चलिए देखते हैं पॉइंट इसके, कि इसके पॉइंट देखिए क्या है। 5 जून 2020 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आंध्र प्रदेश सरकार ने तरल अपशिष्ट, खतरनाक और गैर खतरनाक ठोस जो अपशिष्ट होते हैं, बचे हुए पदार्थ होते हैं जिन्हें हम अपशिष्ट बोलते हैं, तथा वायु प्रदूषकों के प्रबंधन के लिए एक ऑनलाइन अपशिष्ट प्रबंधन प्लेटफॉर्म शुरू किया है। तो यहाँ से आपका ये मेन पॉइंट है। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म का संचालन कौन कर रहा है? इस प्लेटफॉर्म का संचालन कर रहा है आंध्र प्रदेश एनवायरमेंट मैनेजमेंट कॉरपोरेशन, APEMC। पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चन में ये। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हैशटैग आई कॉमेट पहल। आई कॉमेट पहल के तहत आपको क्या है? तो यहाँ पे क्वेश्चंस हैं आपके, किस मंत्री ने 5 जून 2020 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हैशटैग आई कॉमेट पहल की शुरुआत की? आपके ऑप्शंस रहेंगे केंद्रीय जल मंत्री, केंद्रीय रक्षा मंत्री, केंद्रीय विद्युत मंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री। ठीक है, आपके जो भी आंसर्स होंगे आप हमें कमेंट में कीजिए। और सेकंड क्वेश्चन क्या, आप इसका नियोजन यानी इसका संचालन किसके तहत किया जाएगा? वो है देखिए यहाँ पे भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के तहत। ये किसके तहत इसको संचालन किया जाएगा? एनर्जी इफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड। किसके तहत इसका संचालन किया जा रहा है? एनर्जी इफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा। चलिए इसका जो आंसर हम बता देते हैं, इसका आंसर आपका होगा केंद्रीय विद्युत मंत्री के द्वारा। केंद्रीय विद्युत मंत्री के द्वारा ही आपका संचालन किया जा रहा है, या आई कॉमेट हैशटैग आई कॉमेट की पहल की शुरुआत की गई है। ठीक है, अब देखते हैं इसके मेन पॉइंट। तो केंद्रीय विद्युत मंत्री ने 5 जून 2020 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हैशटैग आई
कमिट की पहल की शुरुआत की है और यह पहल भविष्य में सतत ऊर्जा यानी जो कॉन्टिन्यूअस ऊर्जा है इसको मजबूत और लचीली ऊर्जा प्रणाली बनाने के लिए सभी हितधारकों एवं व्यक्ति को उच्च ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए आह्वान किया है। ठीक है, और इसमें आपको मेन पॉइंट यही है, भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के तहत एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, आपको ये सारे पॉइंट समझने हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे देखते हैं हेल्थी एंड एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स पहल। तो इसमें क्या है, क्वेश्चंस पहले देख लेते हैं। तो किस कार्यालय में हेल्दी एंड एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग पहल की शुरुआत की गई है? किस कार्यालय के अंतर्गत? मैत्री, अटल ज्योति योजना, सौर पार्क, फेम। तो किस कार्यक्रम के अंतर्गत की गई है आपके ऑप्शंस में? और नेक्स्ट है मैत्री किन दो देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी का एक हिस्सा है? चलिए हम इसके आंसर बताते हैं। तो इसका पहले का आंसर आपका है मैत्री के तहत। तो किस कार्यक्रम के तहत हेल्दी एनर्जी एंड एफिशिएंसी बिल्डिंग पहल की शुरुआत की गई है? मैत्री कार्यक्रम के तहत। और दूसरा है मैत्री किन दो देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी का एक हिस्सा है? तो ये किन दो देशों के बीच साझेदारी का हिस्सा है? तो मैत्री किन दो देशों के बीच में द्विपक्षीय साझेदारी का हिस्सा है? अमेरिका भारत, भूटान भारत, श्रीलंका भारत और चीन भारत। तो पहले का आंसर यह आएगा आपका मैत्री रहेगा। दूसरे का आंसर है किन देशों के बीच में द्विपक्षीय साझेदारी है? तो अमेरिका और भारत के बीच में, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके पॉइंट्स देख लेते हैं हम। पॉइंट्स में क्या रहेगा? पॉइंट्स में याद रखिए, हेल्दी एंड एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग 5 जून 2020 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कार्यस्थलों को स्वच्छ एवं हरा भरा बनाने के लिए एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के मैत्री कार्यक्रम के में साझेदारी हेल्दी एंड एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स का पहल की शुरुआत की है, आपको याद रखना है। ठीक है, और किन दोनों देशों के बीच में है? भारत सरकार और अमेरिका में द्विपक्षीय साझेदारी का एक हिस्सा है। नेक्स्ट देखते हैं हम त्रिपोली। त्रिपोली क्या है? तो याद रखना है लीबिया की राजधानी क्या है? आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि जो पॉइंट आपका करंट में रहता है उससे रिलेटेड आपके स्टैटिक जीके भी आपकी पूछी जा सकती है। तो आपसे क्वेश्चन है लीबिया की राजधानी क्या है? त्रिपोली, नाइजर, ट्यूनीशिया, चाड। तो आपका आंसर तो आप समझ ही गए होंगे। इसका आंसर हमारा हो जाएगा त्रिपोली, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। मेन पॉइंट देखते हैं त्रिपोली। तो त्रिपोली क्या है? लीबिया की संयुक्त राष्ट्र समर्थित सरकार ने त्रिपोली शहर को हस्ताक्षर उग्रवादियों से वापस लेने की घोषणा की है और त्रिपोली लीबिया की राजधानी तथा यहाँ का सबसे बड़ा शहर है, याद रखना है आपको। त्रिपोली शहर लीबिया के उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान के किनारे भूमध्य सागर के तट पर स्थित है। आपको ये भी इसकी लोकेशन ही पूछी जा सकती है यूपीएससी के मेन एग्जाम में या यूपीएससी प्रीलिम्स में भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो त्रिपोली शहर के वो उत्तर पश्चिमी कौन सा है? भूमध्य सागर है। ठीक है, तो ये सारे आपके आज के पॉइंट थे, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं। आई होप आपको पसंद आए होंगे और कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करें, हम डाउट का क्लियर जरूर करेंगे। और प्लीज़ सभी के पास शेयर कीजिए यार जितना हो सके। अभी बहुत यूज़र कम है हमारे पास, प्लीज़ जितने व्यूअर ज़्यादा होंगे उतने हमें ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। तो प्लीज़ सभी को शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें और तभी हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे और तभी से ज़्यादा आपको कुछ दे पाएंगे। जैसे पीडीएफ और भी बहुत सारी चीज़ें हम लाने की तैयारी में है, लेकिन यूज़र ही नहीं है तो फिर हम इसमें नहीं ला सकते। चलिए जाते हुए आपसे इतना ही कहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ऐसा फिर होगा तो फिर हम हो सकता है बाद में काम डाउन हो जाए, मेहनत नहीं करें। चलिए, लेकिन हम तो मेहनत करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।